राम ने गहरी सांस लेते हुए गंभीरता से कहा, उसके पीछे लड़कियां तो दीवानी हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी आम लड़की इस खानदान की बहू बने। मैं चाहता हूँ कि जब लोग मेरी बहू को देखें तो कहें, हाँ, यह सूर्यवंशम खानदान की बहू है। उसमें ऐसा तेज हो, ऐसा व्यक्तित्व हो कि सब तारीफ करें। सिया ने मुस्कुराते हुए मजाकिया लहजे में कहा, तो फिर हमें अभी से उसके लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर देनी चाहिए। उम्र भी तो हो चली है शादी की। अगर अब देर करेंगे तो मौका निकल जाएगा। राम हल्की सी हंसी के साथ बोला, हमें कोई लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक लड़की है। सिया चौंकी, क्या? कौन लड़की? और तुमने अब तक मुझसे यह बात क्यों छुपाई? राम मुस्कुराया और बोला, याद है तुम्हें, जतिन गुप्ता, मेरे पुराने दोस्त। सिया ने कुछ याद करते हुए कहा, हाँ, पिछले महीने की पार्टी में तो तुमने मुझे उनसे मिलवाया था। राम ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वही जतिन गुप्ता, उनकी बेटी की बात कर रहा हूँ। अभी अभी वह सिंगापुर से पढ़ाई करके लौटी है। उसने अपने पापा के बिजनेस में हाथ बटाना शुरू किया है, और गुप्ता जी जिन प्रोजेक्ट पर मेरे साथ काम कर रहे हैं उनमें वह उनकी राइट हैंड है। सिर्फ स्मार्ट ही नहीं, खूबसूरत भी है, और उसकी सोच कमाल की है। अगर वह हमारे प्रिंस की जिंदगी में आ जाए तो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। राम थोड़ी देर रुका और फिर धीरे से जुड़ा, मैं तो गुप्ता जी से इस बारे में बात भी कर चुका हूँ। असल में उन्होंने ही पहले शादी का जिक्र किया था, लेकिन उस वक्त मैं मन्नत को ढूंढने में व्यस्त था, इसलिए बात को आगे नहीं बढ़ा पाया। सिया की आंखों में चमक आ गई, तो फिर देर किस बात की है? अगर वह लड़की सच में इतनी गुणी है तो हमें और क्या चाहिए? उसका नाम क्या है, और क्या हमारे पास उसकी कोई तस्वीर है? राम ने फोन उठाया, कुछ देर स्क्रीन पर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ है, देखो ये रही उसकी फोटो। इसका नाम ईशानी है, ईशानी गुप्ता। सिया ने जैसे ही फोटो देखी उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। वाकई यह लड़की तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल हमारे प्रिंस के लायक है। सिया ने लड़की की फोटो देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रेम हमारे प्रिंस के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। एक काम कीजिए, आप आज रात उसे डिनर पर बुलाइए। मैं खुद उससे मिलूंगी। सामने से देखकर और बातचीत कर मैं उसे अच्छे से समझ पाऊंगी। राम ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उसकी बात से सहमति जताई। सिया हल्की मुस्कान के साथ वहां से चली गई। उधर दूसरी ओर जब मन्नत ने रेस्ट रूम का दरवाजा खोला तो सामने खड़ी लड़की को देखकर वह कुछ पल के लिए जैसे जड़ सी गई हो। उसके मुंह से अनायास ही निकला, तुम यहाँ? इस वक्त सामने शीशे के पास खड़ी वह लड़की अपने हाथ धो रही थी, लेकिन मन्नत की आवाज सुनते ही वह चौंक गई, जैसे किसी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उसके माथे पर पसीने की बूंद झलक आई। जल्दी में वह अपना मास्क उठाने लगी, लेकिन मन्नत गुस्से में उसके पास पहुंची और मास्क को जमीन पर फेंकते हुए बोली, स्टॉप इट, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं, मैं तुम्हारा चेहरा देख चुकी हूँ। मन्नत गुस्से से उसकी आंखों में झांकने लगी। लड़की का चेहरा बेहद मासूम और सुंदर था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक चमक, जिसे वह किसी शाही खानदान से ताल्लुक रखती हो। लंबे बाल, नाजुक सी चेहरा, मगर अब उस पर घबराहट की पर्दे थे। उसने नजरें झुका ली और कांपती आवाज में बोली, वो मैं सॉरी। मन्नत गुस्से में बोली, जस्ट शट अप, तुमने मुझसे अपना सच छिपाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। कैफे में काम कर रही हो, पर यह नहीं बताया कि तुम वह लड़की हो जिससे मेरी एक रात पहले मुलाकात हुई थी। मैंने गुंडों से तुम्हें बचाया
और तुम भाग गई जैसे मैं ही कोई खतरा थी, और अब इस तरह मासूम बनकर यहाँ काम कर रही हो। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? क्या चाहती हो तुम? सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। पुलिस का नाम सुनते ही उस लड़की की आंखों में और ज्यादा डर भर गया। वह घबराकर मन्नत के पैरों में गिर पड़ी और फुट फुट कर रोने लगी। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरे पास ना कोई घर है ना खाना, बहुत मुश्किल से यह नौकरी मिली है। अगर ये भी गई तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। प्लीज माफ कर दीजिए। उसे इस तरह पैरों में गिरती देख मन्नत घबरा गई। वह एक कदम पीछे हटी और बोली, स्टॉप इट, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस तुम्हारे भले के लिए बोल रही थी। मैं कोई कैफे की मालकिन नहीं हूँ। मैं खुद भी तो मैनेजर के आगे पीछे घूमती हूँ। पर अगर तुम्हारा झूठ पकड़ा गया या पकड़ में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन हो। यह सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, आई एम सॉरी, अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यह सब सुनने के बाद मन्नत ने गहरी सांस ली और बोली, पर मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि तुमने झूठ क्यों बोला। तुमने क्यों कहा कि तुम्हारा चेहरा जल चुका है, उस पर दाग है, जबकि तुम्हारा चेहरा तो इतना खूबसूरत है। फिर तुम इस तरह मास्क लगाकर क्यों घूम रही हो? वह कुछ पर रुकी, फिर आगे कहा, मैं जानती हूँ यहाँ जो खूबसूरत होता है लोग उसे लेकर जलते भी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम खुद को छुपाओ। तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाना चाहिए, डटकर खड़ा होना चाहिए। आसी ने उसकी ओर देखा, फिर नजरें चुरा ली। धीरे से बोली, मेरे कुछ पर्सनल रीजन है और थैंक यू सो मच। आपने मेरा सीक्रेट अभी तक किसी से शेयर नहीं किया। उसने झुककर अपना मास्क उठाया और दोबारा पहनने लगी, लेकिन तभी मन्नत ने उसका हाथ पकड़ लिया। आसी के कदम वहीं रुक गए। मन्नत उसके सामने आकर गंभीरता से बोली, अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो अपनी असली पहचान के साथ काम करना होगा। मैं तुम्हारे लिए किसी के सामने झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हें अब ऐसे ही रहकर बल्कि अपनी पहचान के साथ काम करना होगा। आसी ने हाथ छुटाते हुए कहा, प्लीज, मैंने कहा ना, मेरी कुछ पर्सनल वजह है और आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हैं? उसकी आवाज में घबराहट और थकावट दोनों थे। मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चाहे तो आप मुझसे डबल वर्क करवा लीजिए, ओवर टाइम करवा लीजिए, लेकिन प्लीज मुझे इस मास्क के साथ रहने दीजिए। मुझे किसी के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाना है। मन्नत थोड़ी देर चुप हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस डर के पीछे क्या राज है। आसी ने फिर से जल्दी से मास्क पहना और धीरे से कहा, थैंक यू सो मच, बस मेरा ये सीक्रेट ही रहने दीजिए। इतना कहकर वह तेजी से वहां से चली गई। उसे जाते हुए देख मन्नत काफी देर तक देखती रही। ये लड़की बहुत अजीब है, उसने खुद से कहा। अब मुझे इसके नाम पर भी शक हो रहा है। क्या पता जो कुछ भी इसने अब तक बताया है वो सब झूठ हो और इसकी असली पहचान कुछ और ही हो। ये सोचते सोचते हुए मन्नत चुप हो गई, लेकिन उसके मन में अब तक एक नया सवाल जन्म ले चुका था। आखिर ये लड़की है कौन?